Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next day मिशन यूपीएससी 2027 का, जिसमें आज हम करेंगे डे 46, जिसमें यू गॉट अ टारगेट टू कंप्लीट पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इस वजह से हम लोगों ने इसमें 2 दिन लिए हैं। हालांकि मैंने आपको 1 दिन का टारगेट दिया था, बट आप लोग काफ़ी अभी बिज़ी रहते होंगे अपने शेड्यूल वगैरह में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग 2027 के एस्पिरेंट्स हैं, तो यू मस्ट बी इन कॉलेज वगैरह। तो दैट्स वाई, क्योंकि हमने डिसाइड किया था डेली के 30 to 45 मिनट्स हमें यूपीएससी 27 वाले को देना है, इसलिए मैंने आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया, जस्ट इन केस अगर आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो तो आप लोग आराम से कर लें। ठीक है, बट मैं अभी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ही प्लीज़ वीडियो देखना, क्योंकि ये चैप्टर से मतलब मैं वही बोलूँगी, अगर आप रीडिंग खुद से करके चैप्टर समझते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनती है और रीडिंग हैबिट्स भी बनती है। सिर्फ मेरे लेक्चर्स देख के आप सोच रहे हैं कि यार हो जाएगा, तो लेक्चर्स देख के समझ तो आ जाएगा, बट आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं बन पाएगी, आपके अंदर खुद से अंडरस्टैंडिंग वाली हैबिट नहीं बनेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स देखने से पहले बुक को पढ़ें। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कि आराम से हम लोग चीज़ें करते जाएँ। इवन इफ़ आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम आज देख रहे हो, या अभी आपने नया स्टार्ट किया हो और अभी आप डे 1 से सोच रहे हैं शुरू करने का, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डे 1 से भी आप कर रहे हैं तो भी आप डे 46 कवर कर लेंगे आराम से। मतलब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से 46 डेज़ बाद हमारे पास कवर हो जाएगा, कवर कर लोगे, क्योंकि अभी हमारे पास 800 से ऊपर दिन है। तो हमारे पास जो टारगेट्स बने हुए हैं, हमने जो शेड्यूल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए 2027-28 वालों के लिए, वो लगभग 500 डेज़ का है। तो 300 दिन बाद भी आप शुरू करेंगे तब भी कर सकते हैं, बट बात यह है कि आपको रेगुलरली फॉलो करना है। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करें, जिस भी दिन से आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उस दिन से आप रेगुलरली करें, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, 2 ही पेज पढ़ें, बट डेली पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा ना, एक फ़्लो बना रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे 1 दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, वो फ़्लो नहीं बन पाता है चीज़ों का। ठीक है, so without wasting any more time, let's start with the video, which is day 46, understanding marginalization. Marginalization से आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया होगा। मार्जिनलाइजेशन कि अभी तक हम लोग अपने 6-7 में, हमने 6th क्लास की बुक में, 7th क्लास की बुक में भी, और इवन 8th में भी हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। तो अभी तक ये समझ तो आपको आ गया होगा कि मार्जिनलाइज लोग कौन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मार्जिनलाइज लोग हम बोलते हैं जो आदिवासीज़ होते हैं, ज़्यादातर हम बोलते हैं कि आदिवासी जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो मार्जिनलाइज पीपल है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड है सोसाइटी में, बहुत चीज़ों की वजह से उनको मिल नहीं पाती, तो इस सेंस में हम बोल देते हैं दे आर मार्जिनलाइज। ठीक है, तो वही है, इसी चीज़ को समझते हुए ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। टू बी मार्जिनलाइज इज़ टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। कि अगर मार्जिनलाइज हैं हम, अगर कोई भी इंसान मार्जिनलाइज है, तो कहीं ना कहीं उसको फोर्स किया जाता है कि वो एक्सट्रीम चीज़ों में रहे। मतलब देखिए, ऐसा समझिए नॉर्मल लाइफ चल रही है, बट नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं, अब भाई यहाँ पे हैं, नॉर्मल लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बट जो मार्जिनलाइज होते हैं, देखो रिच लोग तो क्या होते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ उनको मिल रही है, हर चीज़ का एक्सेस है, बट मार्जिनलाइज कहीं भी आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एक्सेसिबल नहीं है, सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक साइड ऑफ द कॉर्नर में हम कह सकते हैं रह पाते हैं। ठीक है, फोर्स किया जाता है कि आप पीछे ही रहो नॉर्मल लोगों से, और रिच लोग हमसे आगे होते ही हैं। तो इस तरीके से आप इस लाइन को समझ सकते हैं। टू बी मार्जिनलाइज इज़ टू बी फोर्स। मार्जिनलाइज होना मतलब एक तरीके से फोर्स होना, कि आपको ऑक्यूपाई कराया जा रहा है द साइड्स ऑफ फ्रिंजेस, कि आपको कहाँ रहना है, कोने पे रहना है, एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग, कि हर चीज़ के बीचों बीच आपको नहीं रहना है। यू हैव टू बी मार्जिनलाइज, मतलब आप मिनिमाइज रहो सोसाइटी में। ठीक है, सो ऑफन दे फील दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी, इसलिए कई बार उन लोगों को लगता है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। एज इफ़ वॉट यू से फील एंड थिंक एंड हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर्स। क्यों उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है? बिकॉज ऐसा लगता है लोगों को कि मार्जिनलाइज पीपल जो बोलेंगे, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो करते हैं, वो हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, हर किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है कि आप लोग हमसे दूर रहो, बिकॉज आपका कल्चर, आपका कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस हम लोगों से, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन मैं अगर बोलूँ, या इवन मैं आदिवासी वर्ड बोलूँ, तो आप लोगों के दिमाग में वही आदिवासीज़ की इमेज आएगी कि जो कम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हेड्स सर पे हर्ड्स होते हैं, या यही इमेज आ जाती है। बैकवर्ड लोग की बात हो रही है, आदिवासी मतलब बैकवर्ड लोग, हमारे दिमाग में यही स्टीरियोटाइप बना हुआ है इस चीज़ को लेके, इस वर्ड को लेके, राइट? ऐसा ही होता है।
मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए, मार्जिनलाइज करवाना, किसी को मार्जिनलाइज फील कराना, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है उनकी लैंग्वेजेस की वजह से। जैसे आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश अगर हमें आती है दैट मीन्स हम लोग बहुत ऊपर हैं, बट अगर हम हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार हम सोसाइटी का पार्ट नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग दैट वी डोंट नो हिंदी। तो लोगों को आज भी ऐसा फील होता है, इन्फीरियर फील होना। तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से भी हो सकता है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है, राइट। हमारे कस्टम्स की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स होते हैं सबके, यू नो दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स होने की वजह से हम कह सकते हैं लोग मार्जिनलाइज फील करते हैं, डिफरेंट रीजन्स होने की वजह से, और मे बी बिकॉज वो गरीब है या कुछ लोग अमीर है या सोशल स्टेटस कम है, इस वजह से भी लोगों को ऐसा फील होता है कि वो मार्जिनलाइज है। ओके, समटाइम्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। देखिए, मार्जिनलाइज पीपल जो होते हैं, चाहे आदिवासी हो कुछ भी हो, तो उन लोगों को एक अलग नज़रों से देखा जाता है, उन लोगों को डराया धमकाया जाता है, उन लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है दैट यू आर इन्फीरियर। ठीक है, मतलब आई शुडंट से, बट उनको कचरे की तरह मानते हैं कई लोग तो। ठीक है, तो एक तरीके से उनको इस तरीके से उनके लिए व्यूज़ बना लेना, स्टीरियोटाइप बना लेना, उनको इतना डरा धमका के रहना, तो ये सब चीज़ें मार्जिनलाइज ग्रुप को फेस करनी पड़ती है। सो दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन, ये जो इतना डिफरेंस है, इतना एक्सक्लूड किया जा रहा है इनको सोसाइटी से, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू कम्युनिटीज़ नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इससे क्या दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं ऐसी सोसाइटी आ जाती है, ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जिसमें लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एंड देयर इनेबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, कि वो अपनी राइट्स भी बोल पाए। इस तरीके की चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अभी भी क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन फील होता है। कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस है, कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूजन है, उससे लोगों को क्या फील होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास आज भी बहुत ऐसे रिसोर्सेज है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। आज भी ऐसी चीज़ें जैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकते, चाहे वो जॉब के टर्म्स में हो, एजुकेशन के टर्म पे हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है। ठीक है, सो दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज भी फील होता है कि हम क्यों मार्जिनलाइज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पावरलेसनेस फील होती है, मतलब कि ऐसा लग रहा है पावर ही नहीं है विज़ मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो पावरफुल लोग हैं उनके सामने, जिनके पास लैंड्स हैं, जो वेल्दी हैं, इवन बेटर एजुकेटेड और पॉलिटिकली भी पावरफुल है, तो उन लोगों के सामने मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को डिसएडवांटेज फील होता है एंड पावरलेसनेस फील होती है। दस, मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्पेयर। तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन हम कह सकते हैं एक अलग एक ऐसा स्पेयर है जो हम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। तो अगर हम बात करें सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से और इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब लोग मिलके, ये सारे फैक्टर्स मिलके काम करते हैं एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फील कराना कि आप मार्जिनलाइज हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की वजह से, इकोनॉमिकली मनी के टर्म्स में हम कहें कि सोसाइटी मार्जिनलाइज है, बल्कि सोशल फैक्टर्स की वजह से, सोशल एक्सक्लूजन होने की वजह से, कल्चरल ट्रेडिशंस नॉर्म्स अलग होने की वजह से, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होने की वजह से, उनके पास जैसे राइट्स नहीं हो, ऐसी कोई चीज़, ये सारे फैक्टर्स मिलके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फील कराते हैं कि आप मार्जिनलाइज हो। ठीक है, अब मैं बात करूँ आदिवासीज़ की, तो आदिवासीज़ कौन है? आदिवासीज़ का मतलब ही यही होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग बात करें तो आदिवासीज़ का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, जो शुरू से ऐसा कह सकते हैं जो ओरिजिनली जो रहते थे लैंड्स पे। ठीक है, तो आदिवासीज़ वो कम्युनिटीज़ हैं जो लिव करते हैं, रहते हैं, एंड इवन ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। जो रहना पसंद करते हैं कहाँ? फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के पास। ठीक है, क्योंकि आदिवासीज़ कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो फॉरेस्ट में एक्सट्रैक्शंस वगैरह करनी होती है, फॉरेस्ट से काफ़ी चीज़ें ये लोग सीखते हैं, नॉलेज इनके पास काफ़ी है, तो कहीं ना कहीं दे लव टू लिव इन क्लोज एसोसिएशंस विद फॉरेस्ट। ठीक है, आदिवासीज मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासीज। और कहीं ना कहीं हम ट्राइबल्स को भी आदिवासीज बोल देते हैं। ट्राइबल से मुझे याद आया, आज मैंने एक यूट्यूब पे रील डाली थी, अभी शाम को ही डाली थी, आप लोगों ने आई होप देखी भी होगी, इवन मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी लिंक, जिसमें मैंने बताया था एक छांगपा कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, यूजुअली पेपर में कई बार कम्युनिटीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, हम यूजुअली इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम सोचते हैं पॉलिटी क्लास 6 की मैम पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 1, क्या ही काम का होगा। बट इसीलिए ही मैं बोलती हूँ कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे। मैंने आपको ये सेक्शन कवर कराया था आपको प्रो लीप में, आपको याद हो तो। ठीक है, प्रो लीप से कवर कराया था, जो आपकी बुक में भी इतना नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ काम आती है, यहाँ पे आपका प्रो लीप काम आता है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कराती हूँ जो पेपर में डायरेक्टली आ जाती है। आप समझ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंस है। और उसमें अगर आपने देखा भी हो तो मैंने एक स्टिकी नोट्स मेरे नोट्स में खुद के लगा लिया,
जो हमारे नोट्स बने हुए हैं व्यास है इसके, ठीक है, जिससे कि कोई भी बच्चा वो नोट्स ले तो उसको PYQs दिख जाएगी यार, इससे PYQs भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इस थ्रू नोट्स के थ्रू ही अपने PYQs भी कवर कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है उस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, उससे कौन से PYQs बने हुए हैं, आए हुए हैं और कितने आए हुए हैं, ठीक है। इवन अगर आपको भी स्टिकी नोट्स वगैरह लेने, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या इवन मेरे ही नोट्स की अगर आपने प्रिंट लिए हैं, तो आप स्टिकी नोट्स जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है कि आपको हमारे थ्रू लेना है। बट ऐसी चीज़ें साइड में लिख लीजिए कि PYQs कैसे आए, क्योंकि जब हम नोट्स रिवाइज करेंगे तो हमें वो इंपॉर्टेंस दिखाएगा कि यार ये पेपर में आया था, ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, समझ रहे हैं, क्योंकि रिपीट भी होते हैं कई बार क्वेश्चंस, ठीक है। सो आगे स्टार्ट करते हैं। अराउंड 8% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासीज। अगर हम बात करें इंडिया में कितनी पॉपुलेशन, कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल आदिवासीज, तो 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल आदिवासीज। एंड मैनी ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड। मैं अगर बात करूँ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है, जैसे टाटा का हो गया आपका, ठीक है, टिस्को, माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो होते हैं आदिवासी एरियाज़ में ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। माइनिंग और इंडस्ट्रियल आपके जो सेंटर्स हैं वो ज़्यादातर आदिवासी एरियाज़ में ही हैं, जैसे कि हम बात करें जमशेदपुर टाटा वाला जो है, रोलकेला, बोकारो एंड, ठीक है, भिलाई अमंग अदर्स। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी भी कहाँ पे होते हैं, ये लोग आदिवासीज़ के एरियाज़ के पास होते हैं। तो याद रखना 8% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल आदिवासीज़। आदिवासीज़ देखिए कोई होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, मतलब हम जिसको कहें कि एक जैसे हैं, मतलब आदिवासीज़ ऐसे नहीं सारे एक जैसे होते हैं, सब अलग अलग, आदिवासीज़ में भी ग्रुप्स हैं, लगभग 500 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं आदिवासीज़ के अंदर भी। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आदिवासी मतलब सब एक जैसे। आदिवासी से एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, वो भी हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, ठीक है। बात करें तो 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं इंडिया में। आदिवासी ज़्यादातर कौन कौन सी स्टेट्स में होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारी स्टेट्स बता दी, ठीक है। अब ये स्टेट्स कैसे याद रखना है, आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी स्टेट्स कैसे याद रखें। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है मैप खोलिए, मैप में प्लॉट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आदिवासी फाइंड होते हैं। बहुत ज़रूरी है, आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे, रिविज़न करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप सोचेंगे सब रटने की कोशिश करें तो दिक्कत होएगी। मैं एक बार आपको मैप दिखा भी देती हूँ, एक सेकेंड दीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसमें मैंने जो बात करी आपसे कि जैसे कौन कौन सी स्टेट्स मैंने आपको बताई, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी यहाँ की स्टेट्स हो गई आपकी। उड़ीसा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी ये सारी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्टेट्स, मतलब आप ऐसे रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये सारी स्टेट्स हैं जो हमारी आदिवासी, जहाँ पे हम कह सकते हैं फाइंड होते हैं, ठीक है। तो मैप के थ्रू हम याद रखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत याद रहेगा कि यार ये बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, एक्सट्रीम साउथ में भी नहीं रहते और एक्सट्रीम नॉर्थ में भी नहीं रहते। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। ये नोट्स की PDF आप मेरे से ले लीजिएगा, आप लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे। आपको मैं ये जो मैप है इसकी PDF प्लेन भेज दूँगी, आप लोग इसमें मार्क करके प्रिंट करा के अपने नोट्स में अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़, जिसमें हमारा है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब भी आपको पता होगा, ST कैटेगरीज जो है, इसको भी एक तरीके से ये टर्म भी यूज़ की जाती है आदिवासीज़ के लिए। आदिवासीज़ नहीं बोला जाता है। आदिवासीज़ कौन सी कैटेगरी ऑफ दी हम बात करें कास्ट में आते हैं तो STs कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट आदिवासीज़ को ST कैटेगरी के अंदर लेती है, ठीक है। तो आदिवासीज़ प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियंस। आदिवासीज़ जो हैं बहुत सारे आप कह सकते हैं ट्राइबल रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो आदिवासी वो सारे ट्राइबल रिलीजन्स फॉलो करते हैं जो इस्लाम, हिंदुइज़्म एंड क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट है, ठीक है। उनका खुद का एक आप कह सकते हैं रिलीजियस कल्चर वगैरह है। दीज ऑफन इन्वॉल्व दी वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। कई बार वो बड़े पूर्वजों को पूजते हैं, ठीक है। कभी कभार तो गाँव को भी पूजा जाता है, कई बार नेचर्स को भी वो पूजते हैं, चाहे वो प्लांट हो, कोई ट्री हो, तो वो लोग नेचर्स की भी पूजा करते हैं। एंड द लास्ट एसोसिएटेड विद रिजाइडिंग
विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स एंड एनिमल स्पिरिट्स। कि ये जो आदिवासीज होते हैं ना, मतलब डिफरेंट इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं उनके जो रिलीजन्स है वो भी इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट है। वो लोग एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं, कई बार विलेज की करते हैं, नेचर स्पिरिट बहुत होते हैं, ठीक है। और रहते भी कैसे हैं, माउंटेन स्पिरिट होते हैं, रिवर स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट के एनिमल के पास रहना है, माउंटेन्स के पास रहना, रिवर्स के पास रहना। तो ये सब चीज़ें उनको नेचर पे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं नेचर लव ज़्यादा करते हैं लोग। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। यानी कि ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपने अलग अलग सराउंडिंग रिलीजन्स जो उनके आसपास होता है, जैसे शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सराउंडिंग रिलीजन्स पे वो क्या हुए हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं। एंड द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रूव्स विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्टर एंड वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो विलेज स्पिरिट्स मतलब लोग जो है ना कहीं ना कहीं वर्शिप करते थे, कुछ स्पेसिफिक कुछ गाँव की पूजा कर रहे हैं, कुछ आइडल्स की पूजा कर रहे हैं, और कई बार तो लोग अपने जो पूर्वज होते हैं ना उनकी भी पूजा करते हैं घर में। तो कहीं ना कहीं ये तरीके की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन्स ऑन द एम्पायर्स अराउंड देम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी रिलीजन्स ने किनको इन्फ्लुएंस करा है, जो एम्पायर्स के, जो उनके एम्पायर्स होते हैं ना, जो लोगों के एम्पायर्स होते हैं, किंग्स वगैरह, तो उस पर्टिकुलर डोमिनेंट रिलीजन्स को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, जैसे जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम। तो आदिवासी रिलीजन्स ने कोशिश की खुद को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जो डोमिनेंट रिलीजन्स होते हैं एक पर्टिकुलर एम्पायर में। ठीक है, ये जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है जिसमें कि उड़ीसा में है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। 19th सेंचुरी में आते आते बहुत सारे आदिवासीज ने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन बन गया मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री के अंदर। आदिवासीज के पास खुद की लैंग्वेज होती है जो ज़्यादातर डिफरेंट होती है हम लोगों से, एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। ऐसा लैंग्वेज होती है उनकी कि संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज वो लगती है। ठीक है, खुद की अपनी लैंग्वेज है विच ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी मेन लैंग्वेजेस है ना उनको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, मतलब कहीं ना कहीं उनको भी चेंज करने की कोशिश करती है। जैसे बंगाली लैंग्वेज भी बहुत पुरानी है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई है ये लैंग्वेजेस वगैरह उन आदिवासीज़ की लैंग्वेज से। संथली एक बहुत इंपॉर्टेंट है। संथली हमारे इंडिया में अगर हम बात करें या नॉर्मली भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हमारे पास जो है संथली बोलते हैं। तो हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स वगैरह भी बहुत मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें मिलेगी आपको संथली लैंग्वेज में। दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हम कह सकते हैं। आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आदिवासीज़ को लेके हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप रहता है कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स उनके पास होगा, हेड गियर्स होंगे, डांसिंग करते हैं। आदिवासीज़ का डांस जैसे आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा उस तरीके से ही लोगों के माइंड में स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो आदिवासीज़ आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज in colorful costumes, headgears and through their dancing. Beside this, we seem to know very little about the realities of their life. But ये सब चीज़ें तो हम किताबों में पढ़ते हैं, बट हमें रियलिटी में बहुत कुछ कम पता है कि यार होते क्या है, आदिवासीज़ का क्या है, क्या स्ट्रगल है। किताबों में तो हम पढ़ लेते हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, हेडगियर्स है, डांसिंग वगैरह करते हैं, बट रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट, इसलिए ही हम लोगों के माइंड में ये बिलीव हो जाता है कि जो आदिवासीज़ होते हैं वो एक्जॉटिक लोग होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और बैकवर्ड ही होते हैं। हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप बन ही जाता है। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। इवन कई बार आदिवासीज को ऐसा बोला जाता है आप लोग बिछड़े हुए रहते हो। बिछड़े हुए इन द सेंस कि आप लोगों के पास, आपको ये नहीं पता कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, ये कैसे नए आइडियाज़ से अडॉप्ट करना है, नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करना है। तो उनको ऐसा बोला जाता है आपके अंदर कहीं ना कहीं एडवांसमेंट की कमी है, एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आदिवासीज एंड डेवलपमेंट की। तो फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशंस इन इंडिया। कि जो फॉरेस्ट है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देखो कोई भी एम्पायर हो, कोई भी सिविलाइजेशन सेटल हो, तो उसके लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी है, रिसोर्सेज हम कह लें कि जो हमें फॉरेस्ट ही दे सकते हैं। तो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं बहुत ही क्रूशल है डेवलपमेंट के लिए। चाहे हम मेटल्स की बात करें, चाहे हम हमारे फूड के लिए बात करें, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स एंड इवन इनवैल्यूएबल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्स हो गए, लैस हो गए, हनी हो गई, इवन खुद एनिमल्स भी, एलिफेंट्स हो गए जैसे। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे एलिफेंट्स भी पहले के टाइम पे आर्मीज़ में यूज़ किए जाते थे ना, तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट से ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये होना, फॉरेस्ट का होना बहुत ही क्रूशल है एक डेवलपमेंट के लिए।
साथ में द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैविली ऑन फॉरेस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ हम चाहते हैं सर्वाइव होए, लाइफ हमारी कंटिन्यू होए बिना रुकावट के, तो फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ कट जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ द इंडियाज़ रिवर, क्योंकि इंडिया की रिवर को हेल्प करता है रिचार्ज करने में फॉरेस्ट। और इवन आज के टाइम पे हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्रूशल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ अवर कंट्री। फॉरेस्ट हमारा मेजर कंट्री का मेजर पार्ट जो है फॉरेस्ट ही कवर करता है 19th सेंचुरी तक का। 19th सेंचुरी, अब तो खैर इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी कट गई हैं कि अब बचे ही नहीं है इतने फॉरेस्ट, पर 19th सेंचुरी तक तो अगर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट से ही पूरा ऐसा कह लीजिए कंट्री भरी हुई थी। एंड दी आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट एटलीस्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। कि अगर हम बोलें कि आदिवासी के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती थी फॉरेस्ट को लेके, कि फॉरेस्ट को कैसे करना है, क्या संभालना है, तो उन लोगों के पास काफ़ी नॉलेज होती थी। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स का मतलब उनको ऊपर कोई रूल नहीं है लार्ज स्टेट्स और एम्पायर्स का। इंस्टेड वो लोग तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि एम्पायर्स ही हैवीली आदिवासी पे डिपेंडेंट हो रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्रूशल थे उस टाइम पे और इवन आज भी है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि आदिवासीज को रूल करते थे बड़े बड़े एम्पायर्स या कोई बड़ी बड़ी स्टेट्स, बल्कि आदिवासीज पे लोग डिपेंडेंट होते थे ऑन फॉर द क्रूशियल एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, सो दिस इज़ रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रेरी है कि अगर हम देखें पिछले टाइम पे, पहले के टाइम पे तो इतना माना जाता था कि कहीं ना कहीं आदिवासीज पे लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, मतलब एम्पायर्स तक डिपेंडेंट हो रहे हैं। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासीज क्या है, मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इमेज है उनको लेके वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो इन द प्री कॉलोनियल पीरियड दे वर ट्रेडिशनली रेंज हंटर गैदरर। ठीक है, पहले के टाइम पे उनको हंटर गैदरर बोला जाता था कि जो हंटिंग वगैरह करते हैं, नोमैड्स होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं। एंड लिव बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कि वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी जगह, एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। ठीक है, बट आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस। बट बहुत सारी चीज़ों की वजह से आदिवासीज भी कहीं ना कहीं चेंज हुए, इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ वगैरह जो आई हैं, पॉलिटिकल फोर्स जो स्टेट वगैरह ने लगाए हैं आदिवासीज़ के ऊपर, जिस वजह से उनको कई बार अपना फॉरेस्ट एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है या फॉरेस्ट ही कट गया उनका। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की वजह से आदिवासी अभी भी चेंज हुए, इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एंड इवन कुछ पॉलिटिकल फोर्स जो स्टेट लगाती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आ जाना, उनको माइग्रेट करवाना, to migrate to live as worker in plantation at construction sites and industries and as domestic workers। ठीक है, कि उनको बोलना कि अब यहाँ फॉरेस्ट कट रहा है, यहाँ पे हम कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, डोमेस्टिक वर्कर्स। तो आजकल बहुत चीज़ें फोर्सफुली करवाई गई है आदिवासी से, तो बहुत चीज़ें चेंज हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट टेरिटरी। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि अब जो पहले आदिवासी का फुल कंट्रोल होता था, पावर होती थी इन यूजिंग द फॉरेस्ट, बट अब इतना ज़्यादा कंट्रोल इतना नहीं है फॉरेस्ट टेरिटरीज़ पे। सो 1830 ऑनवर्ड आदिवासीज फ्रॉम झारखंड एंड इवन झारखंड के आसपास के जो एरियाज़ हैं वो लोग सब कहाँ चले गए, बहुत सारी जगह अलग अलग चले गए, इंडिया में अलग अलग जगह प्लांटेशंस करने चले गए, इवन मॉरिशस चले गए, कैरिबियन चले गए और इवन ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। तो कहीं ना कहीं आदिवासीज भी माइग्रेट हो गए हैं, अलग अलग जगहों पे चले गए हैं। इंडिया की टी इंडस्ट्री की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो लेबर होते हैं असम में, इन्हीं के थ्रू इंडिया की जो टी इंडस्ट्री आई, जिसमें हम कहते हैं असम की टी फेमस है, इसी वजह से आई। इवन आज भी अगर मैं बात करूँ तो 70 लाख आदिवासीज है असम के अंदर अकेले में। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रपोर्शन ये रखता है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कि देखिए जो फॉरेस्ट के जो लैंड वगैरह थे, जो फॉरेस्ट थे, बेसिकली उनको क्लियर कर दिया गया, उनको आप कह सकते हैं ट्रीज़ वगैरह काट दिए गए टिम्बर के चक्कर में, और इवन कुछ लैंड्स को इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके ही चीज़ें सेटअप करने लग गए। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स। आदिवासीज उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, माइनिंग के लिए यूज़ किए गए, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए गए। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कॉल्यूडेड टू टेक आर ट्राइबल लैंड। कहीं ना कहीं बहुत सारे पावरफुल फोर्सेज लगाए गए हैं कि ट्राइबल से लैंड ले लिया गया है। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज़ टेकन अवे, फोर्सफुली लिया गया है एंड प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं किए, बट इनसे छीन लिए गए हैं लैंड्स। हमारे ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग मोर देन 50% ऑफ द पर्सनस डिस्प्लेस ड्यू टू माइन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो माइनिंग और माइंस की वजह से ही डिस्प्लेस हुए हैं एज जो ट्राइबल्स थे।
और दूसरा रीसेंट सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया उससे ये पता लगा कि जो आदिवासीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उसमें से 79% ऑफ द पर्सन जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। कि जो 79% ऑफ द लोग भागे हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कौन सी स्टेट से निकले? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 50% से ज़्यादा लोग आदिवासीज़ डिस्प्लेस किए गए हैं माइनिंग वगैरह के होने की वजह से, इंडस्ट्रियल सेटअप होने की वजह से। सो huge tracts of their land have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India। कि बहुत सारे ऐसे लैंड्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे डैम्स वगैरह बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये लैंड वगैरह छीन लिया गया, फॉरेस्ट वगैरह हटा दिए गए। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लैंड्स जो है मिलिटराइज हो गए। मिलिटराइज मतलब कि मिलिट्री के अंदर आ गए हैं, आधे से ज़्यादा ज़मीन मिलिट्री के अंदर आ गई, आदिवासीज़ को भगा दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अगर अंदर हम बात करें तो आज भी इतने नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है जो इतना एरिया स्क्वायर किलोमीटर कवर कर रहा है। बट वहीं मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो 573 है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना मुश्किल है, 573 है जो कि हम नहीं याद कर सकते, बट नेशनल पार्क कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो इसमें मैं कोशिश करूँगी प्रो लीप में आपको 106 नेशनल पार्क्स एक बार बता दूँ कौन कौन से हैं, थोड़ा बहुत हम लोग याद भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज़ वेयर ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव। पहले इन एरियाज़ में ही ट्राइबल्स रहते थे, बट फिर बाद में उनको भगा दिया गया वहाँ से भी। बट अगर कुछ लोग रहना भी चाहते थे वहाँ पे, तो लोग नहीं भागे तो उनको इनक्रोचर्स बोल दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया, जो लोग नहीं निकले उनको क्या बोल दिया गया? इनक्रोचर्स बोल दिया गया। ठीक है, लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे थे, आदिवासी जो रह रहे थे, उनका कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट में रह के तो वो एक तरीके से सस्टेन कर रहे थे। अगर उनसे उनका लैंड ही छीन दिया जाएगा, फॉरेस्ट पे एक्सेस ही छीन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ऐसा है ना कि जो उनका मेन सोर्स था जीने का, लाइवलीहुड का, फूड का, वही छीन लिया गया है। राइट, हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़। अब लोगों को दिखने लगा कि उनका एक्सेस चला गया, उनके पास फॉरेस्ट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आदिवासीज माइग्रेट हुए सिटीज़ में काम ढूंढने के चक्कर में, वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर इवन वेरी लो वेजेस। जहाँ पे लोग उनको एम्प्लॉय तो कर रहे हैं बट इतनी कम वेजेस दे रहे हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइड में, कि कहीं ना कहीं वो लोग पॉवर्टी फेस में और डेप्रीवेशन आ गया उनका। ठीक है, मतलब एक तरीके से गरीबी में फंस रहे हैं। ठीक है, आदिवासीज यूज़ अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज़। आदिवासीज़ ने 10,000 प्लांट स्पीशीज़ यूज़ किए हैं, 8,000 स्पीशीज़ यूज़ किए मेडिकल पर्पसेस के लिए, कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो ये तो डेटा है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस एंटायर नॉलेज सिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट व्हेन आदिवासी लूज देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड्स। ठीक है, 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम बात करें ट्राइबल ग्रुप की तो कम से कम रूरल एरियाज़ में 45% है जो आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे, और 35% अर्बन एरियाज़ में जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डेप्रीवेशन है। सो मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़, मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन, जो ट्राइबल के बच्चे भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो माल नरिश होते हैं, लिटरेसी रेट्स बहुत कम होती है, पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ा नहीं पाते उनको। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैंड्स, जब आदिवासीज़ को उनके लैंड से धकेल दिया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, दे लूज़ मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। तो कहीं ना कहीं उनके पास तो ऐसा है ना कि बहुत कुछ ज़्यादा खोने को मिल गया। अब उनको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोग इतने स्किल नहीं होते, इतने लिटरेट नहीं होते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। कहीं ना कहीं उनके ट्रेडिशंस, कस्टम जो वो जिससे वो सब भी कहीं ना कहीं खो गया। सो देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस इंटरलिंक्ड है ट्राइबल लाइफ की। उनके पास पैसा होगा तो कहीं ना कहीं सोशल डायमेंशंस भी, सोशली भी अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं सोशल है तो इकोनॉमिक भी, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन इन वन स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। कि भाई एक तरीके से किसी को डिस्ट्रक्ट कर लेना, किसी की चीज़ें छीन लेना, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो पेनफुल है और वायलेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमको कुछ सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कुछ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, जो हमारी फंडामेंटल राइट में मेंशन है कि ऐसे लोगों की राइट्स भी हम लोग प्रोटेक्ट करें। माइनॉरिटी का मतलब ही यही है, वो कम्युनिटीज़ जो नंबर्स में हम कह सकते हैं बहुत कम है। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे है, मार्जिनलाइज का मतलब तो हमें पता है क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लासेस की बात हुई, बट माइनॉरिटी का मतलब होता है जो ऐसी पॉपुलेशन या ऐसी कम्युनिटी जो कम है, जिसमें लोग ही कम है नंबर्स में बाकी पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। ठीक है, सो हाउएवर इट इज़ अ कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स। ठीक है, बट ये ऐसा कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं हम नंबर्स को नहीं देख सकते, बट इट एनकम्पासेस इशूज़ ऑफ पावर को लेके है, रिसोर्सेज को एक्सेस कितना है, सोशल कल्चरल डायमेंशंस के, इन चीज़ों को देख के ये कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि हर
जो भी कल्चर है मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि हर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिकॉग्नाइज करता है जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसको, कि हर कोई सोसाइटी में हर किसी के पास वो है कि राइट है कि वो अपने कल्चर को दिखा सकता है, बढ़ावा ले सकता है, कोई किसी को डिप्राइव फील नहीं कराएगा. इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी. ठीक है, एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़. यानी कि देखिए गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कोशिश की कि माइनॉरिटी ग्रुप को भी राइट्स मिले, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो मेजॉरिटी का चलता है, हर चीज़ मेजॉरिटी बेसिस पे, जो सबसे ज़्यादा वोट जिस चीज़ को मिले उस डिसीजन को लिया जाता है, राइट. तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पता है ये चीज़ की कमी है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस चलता है. तो इसके लिए ही कुछ सेफगार्ड्स लेके आए कि माइनॉरिटी के सेक्शंस को भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए, जो ऑफकोर्स ये बात है बहुत छोटी सी कम्युनिटीज़ है, क्योंकि माइनॉरिटी देखा जाए तो वो लोग बहुत थोड़े से ही है ना, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी तो बना ही नहीं सकते. इसलिए गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है, सेफगार्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी, की अगेंस्ट उन कम्युनिटीज़ को जो मेजॉरिटी में है उनके अगेंस्ट, कि भाई वो लोग भी उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी डिसएडवांटेज उनको फेस हो रहा है माइनॉरिटीज़ को, तो गवर्नमेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखे. गिवन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के साथ साथ कम्युनिटीज़ दैट आर स्मॉल इन नंबर, वो कम्युनिटीज़ जिसमें लोग कम है रिलेटिव टू बाकी सोसाइटी में, उन लोगों को हो सकता है इनसिक्योर फील हुए उनकी लाइफ को लेके, एसेट्स को लेकर और इवन वेलबींग को लेके, कि हम लोग तो बहुत थोड़े से, पता नहीं हमारे साथ क्या हो, ये सब चीज़ें. तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है. मे गेट एक्सेंचुएटेड इफ़ द रिलेशंस बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ आर फ्रॉड. देखिए अगर उनको इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील होएगी अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में गैप बढ़ा दिया जाए, अगर सोसाइटी भी, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये इंश्योर नहीं करेगा कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी सबकी सुनी जाएगी, सबके पास राइट है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या होंगे, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये सेफगार्ड्स बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि ये कमिट किया गया है कि इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा और इक्वालिटी और जस्टिस प्रमोट की जाएगी. जुडिशरी यहाँ पे रोल प्ले करता है कि हमारी ये चेक करे कि कोई भी लॉज हमारी वायलेट ना हो रही हो. अगर कोई भी सिटीज़न की राइट वायलेट हो रही है तो हमें पता है वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स 14.2% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन थे एंड ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी मानी जाती थी इंडिया में इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज़ का ज़्यादा प्रोपोर्शन था. ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको डिप्राइव फील भी हुआ है, बहुत सालों से कहीं ना कहीं मुस्लिम्स कम्युनिटी डिप्राइव फील करते थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके. ठीक है, सो रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियंस ने ऐसा देखा कि मुस्लिम्स कहीं ना कहीं अभी भी पीछे छूट रहे हैं बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को लेके. तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई मुस्लिम्स के लिए 2005 में, जिसको किसने लीड की थी, जस्टिस राजेंद्र सचर. इसलिए इस कमेटी का नाम भी हम बोलते हैं सचर कमेटी. ठीक है, सचर कमेटी. एंड कम्युनिटी एग्जामिन द, और कम्युनिटी ने एग्जामिन किया सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी के इंडिया में कितने सोशल सोसाइटी के इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस चेक किया मुस्लिम कम्युनिटी का कितना है, और उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि जो एवरेज ईयर है स्कूलिंग मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए 7 to 16 ईयर्स की एज में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी डिप्राइव्ड हो रहे थे, मार्जिनलाइज ग्रुप में आते थे. इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम एज अदर डायमेंशंस. इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो मुस्लिम्स ने एक्सपीरियंस किया उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक अदर माइनॉरिटीज़, बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह जो मुस्लिम कस्टम्स है और इवन प्रैक्टिसेस हैं आर समटाइम क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एज द मेन स्ट्रीम. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह, जैसे बाकी की माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स कस्टम्स और प्रैक्टिसेस भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम की तरह नहीं देखा जाता है. सम बट नॉट ऑल, इवन कुछ मुस्लिम्स आप देखेंगे बुरका पहनती हैं. ठीक है, स्पोर्ट और लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं जो मेल होते हैं. फेस पहनते हैं, फेस अपने पर देखा होगा ना, रेड कलर की टोपी होती है. एंड दीज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई, और हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग तो मुस्लिम्स हैं. ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको हम डिफरेंट मानते हैं. एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक लेस्ट ऑफ अस, और हम लोगों को लगता है कि वो हमारे जैसे नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके वो भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें भी उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए. सो कहीं ना कहीं लोग एक्सक्यूज़ मिल जाता है लोगों को कि उनको अनफेयर ट्रीट करें और डिस्क्रिमिनेशन करें, क्योंकि वो तो हमसे अलग दिखते हैं, तो इस तरीके से लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. सोशल मार्जिनलाइजेशन
मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस, क्योंकि इतना ज़्यादा सोसाइटी में मार्जिनलाइज फील कराया जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम्स है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे वो शुरू से रहे हैं, ऑफन लीडिंग टू गेटोजाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। कहीं ना कहीं गेटोजाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है। गेटोजाइजेशन का मतलब आप इसे समझ लें, गेटो का मतलब अगर हम समझें कि एक एरिया, एक ऐसी लोकेलिटी जो कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं गेटो। गेटो इज़ एन एरिया और लोकेलिटी दैट इज़ पॉपुलेटेड लार्जली बाय मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो कहीं ना कहीं गेटोइजेशन जो है वो क्या होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई हो जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग पर्टिकुलर एरिया में हम कहीं ज़्यादा रह रहे हैं। क्यों हो सकता है इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली रीजंस की वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठे में रह रहे हो, लोगों को डर लगता हो कहीं और सोसाइटी में जाना, कुछ और एरिया में जाना, फियर और हॉस्टिलिटी की वजह से कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, मैं ऑल्सो कंपेल अ कम्युनिटी टू ग्रुप टुगेदर एज दे फील मोर सिक्योर, क्योंकि उनको सिक्योर फील हो रहा है। ठीक है, ऑफन अ गेटोइज्ड कम्युनिटी हैज़ फ्यू ऑप्शंस ऑफ मूविंग आउट, उनके पास बहुत कम ऑप्शन है कि वो कहीं और जगह जाके रहे, विच में लीड देम टू बिकमिंग एलिनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जिस वजह से हम कह सकते हैं वो सोसाइटी से एलिनेटेड है, अलग है, कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना चाहती, बन के भी। ठीक है, इसके बाद समटाइम दिस प्रेजुडिस लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस, कहीं ना कहीं इस प्रेजुडिस को लेके, इस ऑब्जेक्टिव को लेके, इस ओपिनियन को लेके कहीं ना कहीं हेट्रेड फैलती है, उनको उन रिलीजियस के खिलाफ वायलेंस भी होती है कई बार। सो मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, मेजरिंग एंड सेफगार्ड्स टू एड्रेस सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड्स चाहिए कि इन सिचुएशंस को हम हैंडल कर सके, या हर किसी की राइट्स रिस्पेक्ट हुए। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies formed to realize these rights. इस rights के लिए, बिना इन rights के, laws के, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor we can realize the state's commitment to promote equality. अगर बिना हमारे पास लॉ वगैरह की, हम लोग इंडिया एक डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी हम एक कंट्री को, हर किसी के अंदर ये इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, हर किसी के अंदर ये रिस्पेक्ट नहीं आएगी, हर किसी के रिलीजन्स को लेके। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर हम इक्वालिटी को प्रमोट करें और कॉन्स्टिट्यूशन के इंश्योर करें कि सबकी राइट्स आप कह सकते हैं वायलेट ना हो रही हो। कंक्लूजन में हम बात करें तो मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस, तो मार्जिनलाइजेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस लो है, एंड इवन मार्जिनलाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं और इवन अदर रिसोर्सेज का। नो वन इज़ मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे, हर कोई इंसान हर टाइम पे, सारे टाइम पे एक जैसे मार्जिनलाइज नहीं होता, किसी को अलग तरीके से मार्जिनलाइजेशन और कोई अलग तरीके से। सो मार्जिनलाइज कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज चाहते हैं अपने कल्चर उनका डिफरेंट है लोगों से, वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, कि उनके पास राइट भी और वो अपना कल्चर जैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं वैसे कर पाए, डेवलपमेंट भी होए और इवन अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिले। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस वॉज इट। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे थे तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन ऐड यू इन व्हाट्सएप एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप के तो लिंक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे भी गिवन है, आप इवन वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।